तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस बंदे के बारे में जो पढ़ाई के लिए चाइना से इंडिया आ गया। वैसे तो हम लोग पढ़ाई के लेकर के इतना भागते हैं, बट ये बंदा इतना यूनिक है कि चाइना से इंडिया आ गया केवल पढ़ने के लिए। तो इनके बारे में डिस्कस, इनका नाम है हुइंग सॉन्ग, हम लोग जानते हैं इनके बारे में। तो हम लोग हुइंग सॉन्ग के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, इनके लाइफ के बारे में। बट हम लोग मेन फोकस करेंगे इस वीडियो में कि हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में जब ये आते हैं तो क्या बताते हैं वहाँ के सोसाइटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में, और इकॉनमी और बाकी सब चीज़ों के बारे में क्या बताते हैं ये। तो उस पर फोकस रहेगा। बट थोड़ा बहुत हुइंग सॉन्ग के बारे में जान लेते हैं। हुइंग सॉन्ग का नाम एक्चुअल में जब ये पैदा हुए थे तो इनका नाम ये नहीं था, इनका नाम था चेन हुई। चेन हुई इनका नाम था। और ये शुरू से ही बहुत बुद्धिज़्म में इंटरेस्टेड थे। इवन ये 13 की उम्र में ये दीक्षा पा जाते हैं और उसके बाद से ये ट्राई करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वहाँ के ग्रंथ थे। बट एक्चुअल में होता ये है कि जो संस्कृत की बुकें रहती हैं वो कन्वर्टेड यानी कि ट्रांसलेटेड रहती हैं चाइनीज़ में, तो इनको दिक्कत होने लगती है समझने में। तो ये फिर इतना ज़्यादा इसमें भावुकता रहती है इनकी, इनके पास सपना आता है, उनसे कहते हैं कि आप जाइए और इसके बारे में सीख के आइए इंडिया से। ऐसा उनको आभास होता है, यानी कि आवाज़ आती है उनको। तो ये चल देते हैं, ये आते हैं, अपने वहाँ के रूलर रहते हैं जिनका नाम था ताई ज़ोंग, उनसे पूछते हैं कि हम जा सकते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो ताई ज़ोंग साफ मना कर देते हैं, वो बैन लगाए रहते हैं, वेस्टर्न में नहीं जाना है, यानी कि यहाँ पर रहता है और जाने का तब रास्ता रहता है इधर से। तो ये बोलते हैं कि नहीं, वहाँ वेस्ट में नहीं जाना है। तो ये चुपके से वहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं ये सिल्क रूट से होकर के। ये पहले कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से फिर कन्नौज आते हैं, कन्नौज से फिर ये पे ऑल ओवर इंडिया लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो बुद्धिज़्म रिलेटेड वहाँ पर ये घूमते हैं। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे शीलभद्र के अंडर में पढ़ते हैं। फिर वहाँ से जब लौट रहे होते हैं तो बहुत सारी बुक्स, इवन 600 करीब 600 बुक्स ये लेकर के लौट रहे होते हैं। और 520 केसेस रहते हैं इनके पास में, मतलब बक्से रहते हैं, 520 बक्से रिटर्न हो रहे होते हैं। तो वहीं पर ये इनका जो जहाज़ रहता है वो डूब जाता है, पर बच जाते हैं किसी तरह। सेम ऐसे गोबी डिजर्ट जब पार कर रहे होते हैं ये, तो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं ये और किसी तरह बचते हैं। वहाँ पर इनका घोड़ा ले जाता है पानी के पास में, वहाँ पर बच जाते हैं ये। तो आप समझिए कि मतलब कितना ये पढ़ाई को लेकर के, कितना बुद्धिज़्म को लेकर कितना ज़्यादा पैशनेट थे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैसा ये हर्षवर्धन जब अपने ये एंट्री करते हैं तो इस समय पॉलिटिकल इंडिया का ये रहता है मेन कि हर्ष यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं कन्नौज से। ये नर्मदा रिवर के नीचे चालुक्य रूल कर रहे होते हैं, पुलकेशन सेकंड। सेम टाइम पे पुलकेशन सेकंड यहाँ पर पल्लव कांची से रूल कर रहे होते हैं, सो ये पॉलिटिकल मैप रहता है इनका। फिर ये एंट्री करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इनके गुरुजी भी मिलते हैं जो इनको मतलब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं जो बहुत सारे इनको जिखाते हैं। जैसे जय हिंद करके एक नाम रहता है इनका, जय सिंध करके कुछ इनका नाम रहता है। ऐसी 3 और मिलते हैं जो इनको सिखाते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। उसमें कश्मीर जो रहता है वो डोमिनेट कर रहा होता है, बुद्धिज़्म से। यहाँ पर फिर आते हैं हर्षवर्धन डायनेस्टी में। अब हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 606 एडी से लेकर के 643 एडी तक इनका रहता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हुइंग सॉन्ग ने जो लिखा है, हाँ, इनकी किताब है एक CU की, जो हम लोग जानते हैं CU की। इन्होंने जाकर के वहाँ पे लिखी CU की के बारे में। इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप लोग जान ही चुके हैं कि ये आते हैं और इंडिया के जितने भी प्रमुख स्थान रहते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड वहाँ पर पूरा घूमते हैं और करीब 600 किताबें और बाकी सब भी ग्रंथ लेकर के जाते हैं। तो इसकी वजह से इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहा जाता है। अब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि लगभग परफेक्ट लॉ यहाँ पे था, ऑर्डर प्रिवेल कर रहा था, ऐसा ये लिखते हैं। बट कहीं कहीं मतलब एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में लिखते हैं। हालांकि कहीं कहीं ये भी होता है कि यहीं पर इनको भी लूट लिया जाता है, इनको कई बार यहाँ पर लूटा जाता है, कई बार चीज़ें यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आती है। बट तब भी एक ओवरऑल अगर ये बताते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि परफेक्ट लॉ चल रहा था और ऑर्डर प्रिवेल हो रहा था। यहाँ पर डेथ पेनल्टी के बारे में इन्होंने लिखा यूजली अवॉइड होता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ से हम लोग जान लें कि जो गुप्ता पीरियड में जो पनिशमेंट थी वो बहुत ही लेस हार्श थी देन हर्षा में पनिशमेंट काफ़ी ज़रा सख्त थी, यानी कि जहर दे दिया जाता था, आग दे दिया जाता था, आग से जांचा जाता था कि अगर आप आग को पार कर गए हैं तो आप कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्शन नहीं, आपको मतलब कि कन्विक्ट नहीं है। और अगर आग में आप जल जाते हैं तो इसका मतलब ये कि आप ही दोषी थे।
सेम ऐसे ही क्या होता है कि एक तुला रखा होता है, यानी कि एक तराजू रखी होती है, उसके एक तरफ पत्थर बांध दिया जाता है, एक तरफ आदमी बैठता है। अगर इसका पलड़ा ज़्यादा भारी हुआ तो माना जाता है कि ये सही है, और इसका अगर पत्थर ज़्यादा भारी हो गया तो इसको माना जाता है कि ये दोषी है। ऐसे बहुत सारे पनिशमेंट थे, काफ़ी ज़्यादा हार्श थे, गुप्ता पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ईजी थे इसके अकॉर्डिंग में। हर्षा के बारे में इन्होंने लिखा कि ईजिली अवेलेबल थे, ये ईजिली अवेलेबल थे। इवन ये छोटे छोटे जो राजा होते थे ना, किंग्स, यानी कि जिसको हम लोग बाद में फ्यूडल्स कहने लगे, यानी कि सामंत, उनसे भी मिलने में हिचकिचाते नहीं थे। सेम ऐसे देखेंगे हम लोग अकबर में भी, कि अकबर जो घूमने जाते थे, ऐसे ही धम्मा जो अशोका करते थे कि जो धम के बहाने जाते थे, सब जगह घूमते थे ये। तो सेम ऐसे हर्ष भी थे, इजीली अवेलेबल थे सबके लिए। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं चतुरंग के बारे में बताया। चतुरंग एक आर्मी जो होती थी चतुरंग, इस आर्मी में चटाज, भटाज, यानी कि ये ऑर्डिनरी सोल्जर्स होते थे। हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिटी और उसमें सिटी और टाउन्स में क्या चीज़ें थी इनके अकॉर्डिंग हर्षवर्धना के टाइम पीरियड में। अब देखते हैं हम लोग सिटीज़ और टाउन के बारे में। तो सिटीज़ और टाउन के बारे में ह्वेंसोंग ने क्या बताया हर्षवर्धना के टाइम पीरियड पे। हर्षवर्धना ने ये बताया कि जो पाटलिपुत्र था, यानी कि पाटलिपुत्र कब था, मौर्यन में। मौर्यंस में जो बहुत ही पीक पे था ये पाटलिपुत्र, अब ये डाउनग्रेडेड होकर के अब ये शिफ्ट हो गया है, इसका जितने भी चीज़ें थी वो कन्नौज की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धना का जो कैपिटल रहता है वो कन्नौज होता है, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कन्नौज होता है हर्षवर्धना का। तो जो पाटलिपुत्र रहता है उसका वैल्यू डाउनग्रेडेड हो चुकी रहती है, उसकी जगह पर रिप्लेस कर चुका होता है कन्नौज। इनर वॉल, यानी कि अगर कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही है, जैसे मान लीजिए ये टाउन बन रहा है या सिटीज़ बन रही हैं, ये बाहर का टाउन बन रहा है, तो इसके बाहर अंदर एक वॉल बनता था कि अगर कोई भी अटैक करता है तो उसके सेफ करने के लिए बाहर अंदर की तरफ एक वॉल बनता था। तो ये इनर वॉल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट काउडंग, एक चीज़ जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में देखते हैं कि हाउसेज में जो हम लोग वो करते हैं फिनिशिंग के लिए, यानी कि हाइजीन के लिए काउडंग का यूज़ करते हैं। पहले फर्श तो बनता नहीं था, तो फर्श की जगह पे उस चीज़ की पुताई कर देते थे हम लोग। तो उसके तो वो बताया उन्होंने कि काउडंग का यूज़ किया जाता है फर्श पे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए, फॉर रिलीजियस पर्पज ऑल्सो। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं हॉस्पिटल्स। इन्होंने बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स कैसे, चैरिटेबल पे, मतलब चैरिटेबल बेसिस पे हैं। यहाँ पर जितने भी सिक होते हैं लोग, या जिनको पुअर होते हैं, जिनको नीड होती है, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा दी गई है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं ली जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हॉस्पिटल्स यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया कि लॉफ्टी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, इवन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बने हुए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बने हुए हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो हम लोग के यहाँ उस टाइम से भी इंडियन वैली सिविलाइजेशन से ही बन रहा है हम लोग को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो लॉफ्टी बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही थी। लॉफ्टी बिल्डिंग्स इवन कैटेगराइज हैं यहाँ पर। इन्होंने बताया कि म्यूज़िक के लिए अलग बिल्डिंग बनी हुई है, या ऐसे करके म्यूज़िक के लिए, कारपेंटर्स के लिए अलग बिल्डिंग, ऐसे टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इन्होंने बताया कि लॉफ्टी बिल्डिंग्स नहीं बट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लॉफ्टी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। मोनेस्ट्रीज बनी हुई थी, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स आते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। ओके, सो ये था सिटीज़ और टाउन के बारे में ह्वेंसोंग ने हर्षवर्धना के बारे में बताया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे रिलीजियस एस्पेक्ट क्या था उसका। सो इनका रिलीजियस पॉलिसी देख लेते हैं हर्षवर्धना का, एज पर द ह्वेंसोंग। तो इन्होंने बताया हुआ है कि हर्षा पहले तो सेवायत रहते हैं, लेकिन फिर ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं दो लोगों की वजह से। एक तो ह्वेंसोंग खुद रहते हैं, बट इनको जो मेन इन्फ्लुएंस करते हैं वो इनकी सिस्टर रहती हैं हर्ष की। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जयश्री इनकी सिस्टर होती हैं। जयश्री इन्फ्लुएंस रहती हैं ह्वेंसोंग से, और ये इन्फ्लुएंस करती हैं हर्षा को कि कन्वर्ट हो जाता है बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में दो सेक्ट हैं, एक हीनयान, एक होता है महायान। तो ये महायान सेक्ट से इन्फ्लुएंस रहते हैं।
क्योंकि जो ह्वेंगसॉन्ग रहते हैं वो खुद महायान के रहते हैं, तो महायान सेक्ट से ये इन्फ्लुएंस रहते हैं। अब उसी के अंडर में, क्योंकि वहाँ पर क्रूएल्टी मना की जाती है बुद्धिज़्म में, तो इन्होंने एनिमल सेक्रीफाइस को यानी कि स्लॉटरिंग को प्रोहिबिटेड कर दिया था। स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट कर दिया कि मार नहीं सकते हैं आप। अब दो चीज़ आती हैं, एक आता है कन्नौज असेंबली जो कि 1643 एडी में हुआ है, और दूसरा प्रयाग असेंबली। ये भी दो करवाता है कौन? हर्षवर्धन कराता है। अब कन्नौज असेंबली को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो कन्नौज असेंबली हुई थी, कन्नौज असेंबली जो हुई थी वो बिकॉज ऑफ ह्वेंगसॉन्ग हुई थी। वहाँ पर क्या किया गया कि जो हर्षवर्धन थे वो बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे यानी कि जैन से रिलेटेड जो भी थे, ब्राह्मणिकल्स जो स्कॉलर्स थे, अदर जो स्कॉलर्स थे, उनको सबको बुला करके और ह्वेंगसॉन्ग के साथ में कन्वर्सेशन कराया। और वहाँ पर क्या करते हैं हर्ष कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये माना जाता है कि ह्वेंगसॉन्ग सबको डिफीट कर देते हैं, बट ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि फ़िलॉसफी सबकी अलग अलग होती हैं, सबके अपने अपने मान्यताएं होती हैं। बट फिर भी इन्होंने कहा है सुयुकी में, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बताते हैं कि कन्नौज असेंबली में क्या होता है कि जो सबको डिफीट कर देते हैं ह्वेंगसॉन्ग, और हर्ष वहाँ से ये कहते हैं कि स्टैचू बुद्ध की स्टैचू एक सिर पे अपने रख करके और पूरा घूमते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज़्म में 643 एडी में। अब प्रयाग असेंबली की बात होती है। प्रयाग असेंबली हर 5 ईयर्स में हर्षवर्धन क्या करते थे कि जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का कन्फ्लुएंस होता है, यानी कि प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर हर 5 ईयर में एक असेंबली रखवाते थे। बहुत सारे तादाद में लोग आते थे वहाँ पर। ये बहुत सारी चैरिटी करते थे, बहुत ज़्यादा। इवन कहा जाता है कि जितना ये पाते थे उसका 1/4 चैरिटी कर देते थे। तो वहाँ पर सब लोग, इवन ये भी कहा जाता है कि जो प्रयाग असेंबली थी वही बिगिनिंग है किसकी? कुंभ की, कुंभ फेयर की, कुंभ मेले की, वही बिगिनिंग मानी जाती है। तो प्रयाग असेंबली करवा देते हर 5 ईयर पे। कन्नौज असेंबली हुई थी 1643 में, वो ह्वेंगसॉन्ग की वजह से हुई थी, और यहाँ पर फुल्ली कन्वर्टेड हो जाते हैं ये किसमें? कन्वर्जन इनका हो जाता है बुद्धिज़्म में, बुद्धिज़्म के महायान में। एनिमल सेक्रीफाइस करो देते हैं। हर्षा जो कि कन्वर्जन होता है जयश्री के इन्फ्लुएंस में और साथ में ह्वेंगसॉन्ग के इन्फ्लुएंस में। ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। सबसे बढ़िया बात ये थी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, इसलिए बाकी जो धर्मों के लोग हैं यानी कि जैन हो गए, मान लीजिए जीव विकास हो गए और ब्राह्मणिकल्स हो गए, वो सारे भी साथ साथ में रहते थे। हारमोनियस सोसाइटी थी, काफ़ी हारमोनियस सोसाइटी थी, हारमोनियस सोसाइटी थी। अब नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में और सोशल सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं कि सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, जो कि ह्वेंगसॉन्ग ने बताया हुआ है हर्षवर्धन के टाइम पे। अब हम लोग सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जानते ही हम लोग वैदिक एज से था, तो अभी भी था सोसाइटी में कास्ट सिस्टम। लेकिन ये केवल ये एक चीज़ और था कि कास्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन हो चुका था, जो कि पहले से हो चुका था। एक चीज़ ह्वेंगसॉन्ग ने और लिखी कि कुछ जो कास्ट थे उनको आउट ऑफ द सिटी रखा जाता था, जो पहले फाहियान गुप्ता एरा में आके बता चुके हैं कि कुछ को जिसको मलिक्ष बोला जाता था, जैसे कि बुचर्स, जैसे फिशरमैन, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको आउट ऑफ द सिटी बोला जाता था कि सिटी के बाहर रहना है, जिसको ऑलरेडी फाहियान बता चुके थे गुप्ता पीरियड में। अब कास्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन हो चुका, लेकिन एक चीज़ और इसमें देखने को मिली, कन्फ्लिक्ट नहीं था, आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं था। अब नेक्स्ट बात आती है वुमेन्स के बारे में। तो वुमेन्स के बारे में ये देखा था कि पर्दा सिस्टम, इन्होंने बोला कि पर्दा सिस्टम प्रैक्टिस होता था उस समय, लेकिन पर्दा सिस्टम हायर कास्ट में नहीं होता था। और बाद में आकर देखेंगे कि हायर कास्ट में पर्दा सिस्टम होता था, लोअर कास्ट में पर्दा सिस्टम नहीं होता था। बट ये बता रहे हैं कि हाई पर्दा होता था, बट हायर कास्ट में नहीं होता था, लोअर कास्ट में होता था। सो कॉल्ड लोअर कास्ट में होता था और हायर कास्ट में, सो कॉल्ड हायर कास्ट में नहीं होता था। ओके, अब ये बहुत सारे कन्फ्लिक्ट है कि पर्दा सिस्टम होता था तो कैसा होता था पर्दा सिस्टम, क्योंकि ये हम लोग मानते हैं कि मुस्लिम एरा के बाद से फिर शुरू हुआ है ये, बट घूंघट टाइप का या कुछ भी मान सकते हैं, उस टाइम पर्दा सिस्टम ये बताते हैं कि था। फिर नेक्स्ट आता है सती। सती भी प्रैक्टिस होती थी उस टाइम। हम लोग एरन में देखते हैं, गुप्ता एरन अभिलेख में यानी कि एरन इंस्क्रिप्शन में देखते हैं, गुप्ता में भानु गुप्ता के टाइम पीरियड पे देखते हैं कि सती प्रैक्टिस हो रही थी उस टाइम पे। इस टाइम पे भी देखते हैं कि जो ये
हर्षा के जो पिता रहते हैं यानी कि प्रभाकर जब मरते हैं ना, तो इनकी जो वाइफ रहती हैं यानी कि हर्षा की मदर, सती का भी प्रैक्टिस होना हम लोग देखते हैं उस टाइम पे रहता है। और इसका लाइफ स्टाइल उन्होंने क्या बताई है, लाइफ स्टाइल उन्होंने कहा है कि इसमें ऑर्नामेंट जो होते थे वो मैन और वुमेन दोनों वियर करते थे, मैन और वुमेन दोनों वियर करते थे ऑर्नामेंट्स। इवन जो किंग्स होते थे उनका कुछ और ही खास रहता था, जो ऑर्नामेंट्स रहते थे बहुत ही खास रहते थे। कॉटन बेसिकली पहना जाता था, और इवन ये कह सकते हैं हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन की तरफ गया था ये। जो कॉटन वेयरिंग होता है ना, वेविंग, यानी कि जो कॉटन से कपड़े बनाए जा रहे थे वो काफ़ी परफेक्ट बनाए जा रहे थे उस टाइम पीरियड पे। फिर कॉस्मेटिक के बारे में उन्होंने लिखा है, कॉस्मेटिक जो है वो वुमेन्स काफ़ी बढ़िया से मतलब इसको प्रैक्टिस कर रही थी। इवन कॉस्मेटिक का हम लोग देखते हैं कि यूज़ हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग देखते हैं कि कॉस्मेटिक तब से यूज़ हो रहा है, तो हर्षवर्धन पीरियड में डेफिनेटली यूज़ हो ही रहा होगा। तो कॉस्मेटिक हो गया, कॉटन अच्छे तरीके से उसमें था, यूज़ हो रहा था कॉटन, और ये काफ़ी परफेक्शन से इसका वेविंग हो रहा था, काफ़ी अच्छे से क्लोथ्स बनाए जा रहे थे। ऑर्नामेंट मैन और वुमेन दोनों पहन रहे थे। तो ये हो गया इनकी सोसाइटी के बारे में। अब नेक्स्ट बार हम डिस्कस करेंगे हम लोग कि इनका डाइटरी क्या थी, डाइटरी हैबिट्स क्या थी उस टाइम पीरियड पे। अब हम लोग देखते हैं डाइटरी के बारे में उन्होंने क्या बताया, डाइटरी हैबिट्स उस टाइम पे क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें ये कह रहे हैं कि मोस्टली लोग वेजिटेरियन ही थे, मतलब शाकाहारी थे। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले देख चुके हैं कि एक तो इसका कारण ये था कि बुद्धिज़्म में भी अलाउड नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाएं, और साथ में जो ब्राह्मणिकल है उसमें भी अलाउड नहीं था कि आप नॉन वेज खाएं। तो इसलिए वेजिटेरियन लोग ज़्यादा थे, मोस्टली वेजिटेरियन थे। बीफ का जो मीट था वो प्रोहिबिटेड था, आप इसको नहीं खा सकते थे। बीफ का मीट जो था वो आप नहीं खा सकते थे, बैन था। गार्लिक ओनियन भी इवन बहुत कम लोग खाते थे, बहुत कम लोग खाते थे, रेयर था। एक चीज़ और, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि घी, मिल्क, ये सब पहले एकदम कॉमन था, आज भी जो कि कॉमन है। इसमें डिफरेंस है आपकी, अब कुछ लोग मानते हैं कि ये सही है या गलत है, ये चर्चा का विषय है। बट यहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। अब ये हो गया डाइटरी। ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं कि ह्वेंगसॉन्ग ने क्या बताया हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, और जो चीज़ें थी वो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हर्षवर्धन टाइम पीरियड पे। सो थैंक यू सो मच।